है, अब ऋषि बागी जी मुझे एक बात बताएं कि एक बार को हम ये छोड़ दें किसके पास कितना संख्या बल है, क्या जो आम शिव सैनिक है वो उद्धव ठाकरे से अलग हो पाएंगे? मैं केवल बागी विधायकों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन फॉलोवर्स की बात कर रही हूँ जो इस वक्त एजिटेट हो रहे हैं। पूरी तरीके से नहीं हुए, उतने एग्रेशन नहीं आया, लेकिन वो धीरे धीरे बिल्टअप हो रहा है। क्या उद्धव ठाकरे से वो अपने आप को अलग कर पाएंगे? क्या एकनाथ शिंदे को विरासत का उत्तराधिकारी मान पाएंगे? देखिए, ये जो चीज होती है ना, बोथ वेज होती है। मतलब उद्धव की तरफ से शिव सैनिक की तरफ भी होती है और शिव सैनिक की तरफ से उद्धव की भी होती है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो रही है उद्धव ठाकरे के साथ कि वो कहीं जाते ही नहीं है, वो एक जगह ही रहते हैं। और वो 6th फ्लोर जो मंत्रालय का जो 6ठी फ्लोर है, उसमें भी वो शिव सैनिक को आने नहीं देते। सारे शिव सैनिक यही बात बोल रहे हैं कि हमारा उनके साथ मिलना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, हम लोग उनसे मिल नहीं पाते। और कांग्रेस और एनसीपी के जो एमएलए है वो आराम से जाके उनसे मिल लेते हैं। तो प्रॉब्लम तो एक ये हो गई। सेकेंडली, आप एक चीज देखिए मीनाक्षी जी, इन्होंने अभी फेसबुक लाइव किया, तो आप देखिए काफी डिफरेंसेस है। पहले वो जो फेसबुक लाइव करते थे तो शिवाजी की फोटो नहीं होती थी, उसमें बाला साहब ठाकरे की फोटो नहीं होती थी, उसमें हिंदुत्व की बातें नहीं करते थे ये। जबकि ये पार्टी पूरी की पूरी हिंदुत्व के ऊपर लड़ी है। हिंदुत्व वोट बैंक से अपना एक रकम से इन्होंने अपना वोट लिया है। और उसके बाद अब ये कभी औरंगजेब की बातें करती है, कभी ये नुपुर शर्मा को सूली चढ़ाने की बातें करती है। तो ये जो चीजें ये कर रहे हैं, बेसिकली ये एक हिंदुत्व के मुद्दे से ये जा रहे हैं सेक्युलरिज्म की तरफ से। उनको ऐसा लगता है ऐसे जाने से उनको सब तरफा वोट मिलेंगे, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि उनके जो खुद के जो एमएलएज हैं जो कि हिंदुत्व के नाम पे जमीनी रूप से लड़ाई लड़े हैं इतने साल से, एंड वो उनको वोट भी मिला है, तो वो अब शायद उनको वोट नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है ये एमएलएज अब रियलाइज कर रहे हैं कि भैया आप 2019 में हम लोग जब लड़े थे, साथ में लड़े थे, एनडीए की वो पार्टी थी, और उन्होंने लड़के ये मोदी जी के और फडणवीस के फेस पे लड़े थे। उस समय ये 2.5 साल की कोई बात नहीं हुई थी। इनफैक्ट आप देखिए उद्धव जी के जो आप स्टेटमेंट देखिए 2019 के कैंपेन में, उन्होंने फडणवीस जी को ही बोला था कि ये बनेंगे चीफ मिनिस्टर। उस समय कोई 2.5 साल की बात नहीं हुई थी। अचानक से आफ्टर इलेक्शन उनको लगा कि ये वाली चीज कर सकते हैं, और उन्होंने ये ब्लैकमेल पॉलिटिक्स स्टार्ट की, और उन्होंने एकदम से अपना सत्ता को हथियाया। अब ये चीज अब शिव सैनिक को समझ में आ रहा है, उनके एमएलए को समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग फिर से जाएंगे तो इस हिसाब से हम लोग वोट नहीं जीत सकते। और अभी ऋषि जी, अभी अमरदास दानवे जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभी ये शिव सैनिक भवन से मीटिंग करके निकले हैं। डॉक्टर सीमा मलिक, मैं बस थोड़ी देर में आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि अभी मीटिंग से आप बाहर निकले ही हैं दानवे जी, तो मैं इसलिए उनकी राय जानना चाहती हूँ। दानवे जी, देखिए, मोरल बिल्टअप करने की उद्धव जी चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन अगर नंबर गेम की बात करें तो बागी विधायकों की संख्या गुवाहाटी में ज्यादा है। आप लोग इस स्थिति से निपटने की क्या कोशिश कर रहे हैं? आज क्या मैसेज उद्धव ठाकरे की ओर से दिया गया? पहली बात तो ये जो ऋषि कौन बात कर रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक 2.5 साल के पहले की बात कर रहे थे, इनको क्या मालूम है क्या क्या हुआ था? राजनीतिक विश्लेषक हुए तो इनको क्या मालूम है उद्धव जी ठाकरे साहब अमित जी शाह के साथ बैठक में क्या हुआ था? इनको क्या पता? ये जो बोल रहे हैं कि ये हुआ था वो हुआ था और फिर ब्लैकमेलिंग किए, ये सब गलत बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो नंबर की बात कर रहे हैं आप, नंबर भले अभी गुवाहाटी में होंगे, लेकिन उससे वहां से आधे से ज्यादा विधायक माननीय पक्ष प्रमुख शिवसेना सुप्रीमो उद्धव जी ठाकरे साहब के संपर्क में है। फिर अगर नंबर है तो उन्होंने मुंबई में आना चाहिए, विधानसभा के अध्यक्ष पास आना चाहिए, राज्यपाल जी के पास आना चाहिए, वहां पे नंबर लिख के क्या हुआ नंबर में से आप मुंबई तो बुलाते हैं, बात करने के लिए भी कहते हैं उद्धव जी, लेकिन संजय राउत जी कहते हैं कि अपने बाप के नाम पर लड़कर दिखाएं, जरा मुंबई आकर बात करके दिखाएं। ऐसा धमकी देंगे तो कौन आएगा? ऐसा नहीं, बाप के नाम पे लड़के दिखाए, इसका मतलब उद्धव जी ठाकरे साहब बाला साहब जी ठाकरे साहब के नाम पे लड़ते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि हमारी असली शिवसेना है। तो ये संजय राउत साहब ये इस हेतु से उन्होंने कहा है कि आप भी अपने बाप के नाम पे लड़के बताओ। ये धमकी नहीं है, ये धमकी नहीं है। तुमको तो आना तो मुंबई में पड़ेगा ही ना, ये तो गुवाहाटी में महाराष्ट्र की विधानसभा नहीं होगी ना। अच्छा ठीक है, हर्षी एक आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। हर्षी,
नहीं दानवे साहब, ये बड़ा अजीब सी बात नहीं हो रही है कि लोकतंत्र में आप कह रहे हैं कि बाप के नाम पर लड़के दिखाओ। कभी बाला साहब ने तो नहीं कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने घर के लोगों की पार्टी होगी। ये तो शिव सैनिकों की पार्टी थी ना, जो छत्रपति शिवाजी और मराठा स्वाभिमान के नाम पर थे। ये शिव सैनिकों की ही पार्टी है, यही उद्धव जी ने आज बताया है। लेकिन बाला साहब जी ठाकरे साहब ने ये पार्टी स्थापन की है, उनके विचारों से ये पार्टी चलती है। उनके जो विचार है, उन्होंने जो विचारधारा दी है, वही विचारधारा से ये पार्टी चलती है। और ये विचारधारा माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब, माननीय आदित्य जी आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है दानवे जी, ये आपको लगता है, लेकिन डॉक्टर सीमा मलिक, ये कौन तय करेगा कि उद्धव ठाकरे ही बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा पर चल रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उनके पुत्र हैं, इसलिए वो उनकी विचारधारा पर चल रहे हैं। और जो एकनाथ शिंदे हैं, जो बागी गुट है, क्या वो शिव सैनिक नहीं है? ये कहना कि वो बिल्कुल भी बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पर नहीं चल रहे हैं। और ये जो लोग हैं, जो अभी जैसे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं ऋषि जी, जो बोल रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो मेरे ख्याल से वो शायद बैठे हुए थे जब अमित शाह जी और उद्धव ठाकरे जी की बात हुई थी। तो ये सब बातें करना कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो अब धोखा दे रहे हैं, तो ये इन बातों पर कोई बिलीव करता नहीं है, सीधी सी बात है। मेरे ख्याल मैडम, जैसे आप सबके अपने सोर्स होंगे, ऋषि जी के भी अपने सोर्स होंगे, जिसका वो दावा कर रहे हैं। बहरहाल जी, आप अपनी बात रखें। हाँ, अरे सोर्सेस देखिए, ऐसे ये चीजें मैं अपने सोर्स से कभी भी कुछ ऐसी चीजें नहीं कहती। जो चीज आधिकारिक रूप से मुझे पता होती है, मैं वही बोलती हूँ केवल। मैं कभी भी इस तरह से नहीं कहती कि एक क्लोज रूम में क्या बातें हुई थी, मुझे क्या पता। आप मुझसे पूछेंगी तो भी मैं बोल दूंगी कि अगर दो बड़े लीडर्स के बीच में कोई बात हुई थी तो मैं उसमें कोई भी कमेंट नहीं करूंगी कभी भी, यानी कभी भी मैंने आज तक ना किया ना मैं करूंगी। और दूसरी बात देखिए ये है कि देखिए, जहाँ तक अभी ये जो बातें हो रही है कि हाँ हिंदुत्व की, अब 2.5 साल के बाद, इतने साल तक आप मिनिस्टर है, उसके 2.5 साल बाद अगर आप कहते हो कि हाँ एकदम सडनली आपको हिंदुत्व याद आता है, और अगर उसी पार्टी के एक नेता ये कहते हैं कि हमारे पीछे एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी खड़ी हुई है, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ, जो उनका स्टेटमेंट आया है टीवी के ऊपर वो मैं कह रही हूँ कि हमारे पीछे एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी खड़ी हुई है जो बहुत मजबूत है, तो लोगों का डाउट होता ही है। और इस तरह की चीजें जो आज लोकतंत्र में जो कुछ भी हो रहा है, दिस इज ऑल वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड मैं तो ये कहूँगी, देखिए पॉलिटिकली एंड लीगली हम लोग इसको फाइट करेंगे। महाविकास अघाड़ी के साथ हम खड़े हुए हैं, हमने अच्छा काम किया है 2.5 साल में, और उसको ग्लोबली लोगों ने अप्रिशिएट भी करा है। चाहे आप कोरोना टाइम में जिस तरह से काम हुआ महाराष्ट्र में, उसको सभी जगह, चाहे WHO हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सबने उसको अप्रिशिएट किया है। धारावी मॉडल को एक आदर्श बनाया लोगों ने। तो हमने, ऐसा नहीं है कि वहां पर काम नहीं हुआ है। और ये सब चीजें कहना कि आप किसके नुपुर शर्मा के साथ खड़ो, या को ये सब चीजों का कोई औचित्य है नहीं। देखिए अभी अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे उनको फ्लोर टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। और जो एक सही बात भी है, उनको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। केवल वीडियोस भेजने से या नारे लगाने से तो मेजोरिटी प्रूव होती है। जो बात में समझ में नहीं है वो तो कंट्री में वो तो जो देखिए सीमा जी, जो बात ऋषि कहना चाह रहे थे या जो बात सौरभ कहना चाह रहे थे, उस बात से जो सवाल निकल कर आता है सीमा जी, वो सवाल ये है कि एनसीपी और शिवसेना का वोटर एक कभी नहीं हो सकता। तो दोनों मिलकर अगर चुनाव लड़ते हैं, तो जब कॉन्स्टिट्यूएंसी में टिकट का बंटवारा होगा और जब चुनाव लड़ने के लिए ताकत जुटाई जाएगी, तो एनसीपी और शिवसेना का वोटर एक साथ कैसे? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे। हाँ, और हम कोई एंटी हिंदू पार्टी नहीं है ना, हम पीडीपी नहीं है, हम कोई एंटी हिंदू पार्टी तो है नहीं। हम सभी धर्मों का हम आदर करते हैं। तो इसलिए ये, और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे हम लोग काम कर रहे थे और अच्छा काम कर रहे थे। एक देश का विकास भी एक चीज होता है ना, अगर हम इन्हीं चीजों को लेकर बैठे रहेंगे तो कुछ है नहीं। तो इसलिए, और ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आम वोटर तक पहुंचता है हर चीज। ठीक है सीमा जी, आपकी बात आ गई। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या आम वोटर समझता है? लोगों नहीं, देखिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बहुत से मैं उस वोटर की बात कर रही हूँ जो कोई रेडी चला रहा है, कोई पटरी पर अपना सामान बेच रहा है, कोई ऑटो चलाने वाला है, कोई रिक्शा चलाने वाला है। मैं उस वोटर की बात कर रही हूँ। भला हो रहा है तो सब समझते हैं आज लोग। नहीं, लेकिन सीमा जी, जो सबसे बड़ा सवाल है, आप लोग लगातार एक बात कह रहे हैं कि उनको आना तो मुंबई ही है। निश्चित तौर पर ये महाराष्ट्र के विधायक हैं, तो उनको लौट कर अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आना है और विधानसभा मुंबई में है। लेकिन एक सवाल सीमा जी, एक सवाल, आप ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इतना साहस क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं
कि विधायक आएंगे और उनको आप फ्लोर ऑफ द हाउस में तय करने दें। आप तो पहले से ही कह रहे हैं, हम इस 12 को पहले कह रहे हैं कि इनकी सदस्यता रद्द कर दो, इन 16 की सदस्यता रद्द कर दो, हमने नेता सदन बदल दिया, हमने विप बदल दिया। तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार पूरी तरह से टूट चुकी है और शिवसेना के हाथ में कुछ बचा नहीं उद्धव जी के हाथ में? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।